बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मौज़ूआत हैं, बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी, उन पर आज बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग का आज कोई मैच नहीं है। कल मैच मुकाबले होंगे। जो ग्रुप स्टेज है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद 4 टीम्स फाइनल हो चुकी है। कल जो मैच हुआ कराची किंग्स का उसमें और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसमें बहुत बड़ा जो टारगेट था वो दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और फिर उसको बासानी कराची किंग्स को दबोचने में कामयाब हो गए। ये मैच की समरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। स्कोर 251 रन बनाए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसके जवाब में 172 रन बना सकी कराची किंग्स। कराची किंग्स को खैर 209 रन या 204 रन बनाने थे टू क्वालिफाई, लेकिन कराची नहीं कर सकी। इस पर क्या वजूहत हैं, इस पर हम बात करेंगे। कराची के अलावा पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस भी खासी मायूस कुन रही आखिरी मैचेस में। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान भी आउट हो चुकी है। तो अब ये 4 टीमों का फैसला होगा। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ऐलान किया कि बांग्लादेश से सीरीज़ होगी और 5 के बजाय 3 मैचेस की होगी। वो भी हमारा डिटेल डिस्कशन का हिस्सा है। उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। मेरे मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊँ, मैं महमूद हामिद साहब, 170 से ज़ायद फर्स्ट क्लास मैचेस, उसके अलावा कोचिंग का एक्सपीरियंस, PIA के साथ कोचिंग, उसके अलावा डॉल्फिन के ये बैटिंग कोच थे। अब पता नहीं शायद जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दिया है उसके बल पर ये पाकिस्तान के बैटिंग के बॉलिंग या फील्डिंग कोच या कंडीशनिंग कोच हो सकते हैं कि नहीं। महमूद हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। आपका इरादा तो बाद में पूछूंगा, इरादा तो सबको है, सबको आज़ादी है। देखें, हर बंदा ये कहता है कि टॉप लेवल पे जब वो, क्योंकि नेशनल टीम के साथ आप लगते हो तो एक प्राइड तो होती है ना, जैसे खेलना एक प्राइड है, उसके साथ अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो अब नेशनल टीम के साथ तो देखें आपको फ़ोन आ गया शायद, देखें कहीं बोर्ड से तो नहीं आया। तो उसमें मैं दूसरे उसमें मेहमान का अपने तारुफ करा दूँ जब तक कि अपने ये मवासलाती मसले हल कर लें। असगर अजीम साहब मेरे साथ बैठे हैं। पाकिस्तान का सहाफ़त की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी अरसे से सहाफ़त करें, तकरीबन 20 बरस इनको हो चुके हैं। हम इनको मुतहर्रिक देखते हैं हर जगह जहाँ क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का या स्पोर्टिंग इवेंट होता है, असगर अजीम साहब वहाँ होते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में ये जा चुके हैं, जिसमें वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का हो या चैम्पियंस ट्रॉफी इंग्लैंड की हो या वर्ल्ड कप इंग्लैंड का हो या T20 वर्ल्ड कप अमेरिका का हो। बहुत सारी इनकी जहतें हैं। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये छड़ी दिखाते हैं। असगर अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अस्तग़फिरुल्लाह, छड़ी वाली बात तो अब छड़ी आए, बात कहीं और निकल जाएगी छड़ी से। मैं बता देता हूँ एक बात, ये भी छड़ी, मैंने जो बात की, छड़ी इनके पास होती है और वो पड़ ना जाए उसके डर से नहीं, इनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ज़रा सख्त मिजाज भी हैं। लेकिन सख्त मिजाज जरूर, लेकिन ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये मैं कहता हूँ। सख्त मिजाज तो हैं, कोई बात नहीं। चलें, आपकी मोहब्बत है, वरना हम इस काबिल नहीं। अच्छा, और क्या हो रहा है आजकल? PSWF के अभी AIPS की मीटिंग भी हुई थी, उसमें अमजद अजीज़ मलिक जो सदर हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के, वो गए। आपके तवस्सुस से खबर हमें मिली कि इंजीनियर जो लड़की है वो जीत गई। पूरे पाकिस्तान में 3000 लोगों में उसने बेहतरीन एजाज़ जीता और पाकिस्तान की पहली खातून नहीं बल्कि पहली पाकिस्तानी बनी। देखिए आसिफ भाई, जाना मुझे भी था, टिकट कंफर्म थे, और चूँकि हालात ऐसे हो गए, फ़्लाइट शेड्यूल सारा आउट हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। 2 दफ़ा टिकट हमने कैंसिल भी कराए, आगे भी किया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये जो कांग्रेस हुई AIPS की, असल में ये AIPS जो है उसको 100 साल हो गए कायम हुए। 1924 में ये कायम हुई थी और पूरी दुनिया में इसके मेम्बरान हैं और पूरी दुनिया इसके मेंबर है। पूरी दुनिया को हर साल एक मैसेज जाता है कि मुख्तलिफ़ शोबाजात में अगर हमारे सीनियर जूनियर जर्नलिस्ट ने कोई अच्छा काम किया है, कोई ऐसा काम किया है जिसको लोग देखें या जिसको फॉलो किया जाए, तो उसको हम मंगवाते हैं और फिर एक 50 रुकनी और कोई कमेटी हम बनाते हैं। उस कमेटी पे जो है सारी दुनिया के बेहतरीन दिमाग होता है, वो इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर कहीं जाकर उसको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान की अपनी 77 ईयर्स की इस स्टोरी में पहली जर्नलिस्ट इत्तफाक से खातून हैं जिन्होंने जूनियर लेवल पे जाकर राइटिंग कैटेगरी में एक अवार्ड हासिल किया, नंबर 1 पोजीशन पर आई। उन्होंने पेरिस ओलंपिक से पहले अरशद नदीम पे एक आर्टिकल लिखा था, उसके तमाम जो वेयर अबाउट है, उनका बैकग्राउंड है, उस सब पर एक जामे आर्टिकल था जो कि हमारे एक बड़े अखबार में डॉन में शाया हुआ था। वो चीज़ जब उन तक गई तो जो हमारा थिंक टैंक था उसने उसको वॉच किया, उसको देखा, उसको तस्दीक की उन चीज़ों की और उसके बाद उसको नॉमिनेट
नॉमिनेट बहुत किया बड़ी गया। बात है ये तो अनुषे इंजीनियर वो अब भी डॉन के वेबसाइट पे होती हैं, वहाँ काम कर रही हैं। और आपको ये भी बताऊं कि अनुषे जो है वो स्विमर भी है। हाँ, अनुषे स्विमर भी हैं। चले, ये तो खबरें हम करते रहते हैं। अनुषे पे हमने भी स्टोरी की थी लास्ट वीक, आपने देखी। महमूद साहब, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश से सीरीज़ होगी, 5 के बजाय 2 मैचेस की होगी, लेकिन चेयरमैन साहब को जाना पड़ा। तब ऐसा क्या है? क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद भारतीय कोई दबाव था बांग्लादेश बोर्ड पर, जिसको मिन्हा करने के लिए, जिसको मिटाने के लिए आपके चेयरमैन साहब को जाना पड़ा। मेरे ख्याल से ये स्पेकुलेशंस ही हो सकती है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उनको, अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया था कि आप टूर करें। हाँ, ये ज़रूर था कि अब 5 मैच हों या 3 मैच हों, ये लेकिन मेरे ख्याल से अब ACC का भी थोड़ा सा जो है चक्कर के एशियन जो होगी चैम्पियनशिप, उसके अंदर जो टीमें खेलेंगी, मेरे ख्याल से शायद वो भी डिस्कशन हो वहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, ये बात हो सकती है। तो जब वो वापस आएंगे डेफिनेटली कोई ना कोई बात ज़रूर करेंगे, पर बताएंगे कि वहाँ पर किस मौजू के ऊपर बात हुई। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें तो ही, अब ये तो कंफर्म हो गया है कि 5 से 3 मैच हो गए, लेकिन अभी ये पता नहीं चल रहा कि कब वो ट्रैवल करेंगे, कब वो आएंगे और कब कितने मैचेस हैं। 3 मैचेस हैं, लेकिन लाहौर में हैं वो मैचेस, ये थोड़ा सा कंफर्म, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी डेट्स नहीं पता चली है। आपकी इत्तला क्या है, कब होंगे मैचेस? देखिए आसिफ भाई, जो आप इंडिया वाली बात कर रहे हैं, तो इंडिया तो फितरतन ऐसे ही है और पाकिस्तान को किसी भी जगह वो सुकून से रहने नहीं देता। लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहाल हुए हैं और जो हमारा ये क्राइसिस का पीरियड गया, उसमें जो बांग्लादेश का रोल रहा वो बड़ा पॉजिटिव रहा और बहुत खुल के रहा। और 10 मई को मेरी बांग्लादेश बोर्ड से डिटेल में बात हुई थी इस हवाले से, और उन्होंने कहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल आएंगे। शेड्यूल ज़रूर मुतासिर होगा, मैच ज़रूर कम हो सकते हैं। ये 10 मई को मेरी उनसे बात हुई थी, क्यों कि 9 दिन का जो ये फ़र्क आया PSL का, उस फ़र्क की वजह से ये शेड्यूल में भी फ़र्क आया और 5 के बजाय 3 मैच हुए और अब लाहौर में होंगे। और ये बताता चलूँ कि ये ईद उल अज़हा से पहले होंगे। ईद उल अज़हा से पहले होंगे। और मैंने सुना है 27, 29 और 31। अभी ये देखिए, कंफर्म है। बांग्लादेश का इशू ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है, जो मुझे बांग्लादेश बोर्ड से भी मैंने डिस्कस किया आज भी, तो ये कि ईद का जो सिनेरियो है वो चाहते हैं कि इस बार ईद हम अपने घर में मनाएं, अपने वतन में मनाएं। और चूंकि मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं कई महीनों से, तो थकन के भी शिकार हैं, तो लिहाजा घर वापस जाना चाहते हैं। इस वजह से मोहसिन नकवी साहब ने भी उसको एग्री किया और ईद से पहले ये 3 T20 मैचेज जो है वो लाहौर में शेड्यूल हुए। तो इंशाल्लाह अच्छी सीरीज़ होगी और थैंक्स टू बांग्लादेश कि उसने मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा। मोहसिन नकवी साहब जो मुलाकात की थी बांग्लादेश के जो सदर हैं BCB के सदर फारूक साहब, उनसे मुलाकात की थी, उसकी फुटेज भी PCB ने दी है। वो फुटेज भी आप देखते जाइए, जिस पर हम थोड़ी सी मज़ीद भी बात करेंगे। असगर अजीम के मुताबिक ये ईद से पहले होगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, यकीनन बांग्लादेश की टीम बहुत मसरूफ़ थी। ये दोनों बैठे हुए हैं, ये फारूक साहब हैं नीली शर्ट में, जो सदर हैं BCCB के, BCC बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, और ये दूसरे साहब ये भी कोई ऑफिशियल हैं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर्स होते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब बड़े फ़ाल हैं, मतलब बड़े सरत के साथ मूव करते हैं। अभी कल ये पिंडी में थे, या जहाँ मैचेस हो रहे थे PSL के वहाँ थे, फिर रात में वहाँ चले गए या सुबह चले गए। मतलब सर ये जितना तेज़ चलते हैं ना, मोहसिन स्पीड इनको नाम दिया गया है, ये इतनी ही स्पीड से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। मतलब मेरे साथ चल रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, स्टेडियम में चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, आप इनको फॉलो नहीं कर सकते। ये छोटे कदम से बहुत तेज़ चलने वाले शख्सियत हैं और इसी छोटे कदम से बड़े बड़े काम उतार देते हैं सामने वालों का। तो आज जो बकौल आपके के बांग्लादेश की साजिश हो रही थी इंडिया की, उसको भी उन्होंने नाकाम किया और अब वो राह हमवार हो गई है, बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाकई इस चक्कर में होगा, लेकिन जिस तरह का हमारा दुश्मन है। साहब ने जो बात की ना ACC का, जो कल इंडिया ने एक मामला किया, देखिए ACC वाला मामला तो आसिफ भाई आपको ही पता है कि अभी तक हमने वेन्यू तो डिसाइड किया नहीं था। एक माइंडसेट चल रहा था कि शायद सितंबर में ये शेड्यूल हो जाए इंडिया में ही। अच्छा, अब फिर इस हमारे जो क्राइसिस गुजरे हैं 22 अप्रैल से अब तक के, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई, पाकिस्तानी मीडिया की दुनिया भर में कदर बढ़ी, लोग ट्रस्ट करने लगे। इंडियन मीडिया मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। देखिए, पहले इंडियन मीडिया क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट बनाता था, अब
क्रिकेट बोर्ड इंडियन मीडिया को डिक्लाइन कर रहा है और उनको माइनस कर रहा है कि नहीं जी ऐसे कोई बात नहीं है। आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा अखबार है, एक मुतबर अखबार है, उसमें एक खबर आती है, उस खबर को सब लिफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं, वो चलती है, उसके बाद बोर्ड आके ये कहता है इंडियन बोर्ड के नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी तो हमने कोई डिसाइड ही नहीं किया। इट्स मीन कि इंडिया को मालूम है कि इस बार वो जिस ग्राउंड पे खेल रहा है वो ग्राउंड उसके मतलब की नहीं है, फाइनेंशियली नुकसान भी उठाएगा, क्रिकेट की दुनिया भी नुकसान उठाएगा, और जो इंटरनेशनल बरादरी आज उसके पीछे पड़ी हुई है ना, ऐसा बुरा हाल तो उसका कभी भी नहीं था। आज तो घुटनों पर बैठा हुआ है वो। देखें ना, आप भी देखें पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह से जवाब दिया ना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से तमाम शोबाजात को, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को एक के बाद दीगरे बुलाया, ये भी बड़ा शानदार मैसेज जा रहा है दुनिया में। डेफिनेटली देखें, पीएसएल जब दोबारा रीशेड्यूल हुआ, पहला मैच हुआ, जो एक पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ गई है कि सब ये कौम इकट्ठा है, पॉलिटिकली भी और इनकी अफवाज भी साथ हैं ये लोग। तो आप देखें एक अच्छा जेस्चर पूरी दुनिया के अंदर गया है। और देखें एक चीज़ जो असगर बात कर रहे हैं ना कि देखें आपको हर लेवल के अंदर इंटरनेशनली एक लॉबी बनानी पड़ती है। तो अगर आप अपनी तरफ लोगों को कर लेते हैं, जैसे कहीं भी कुछ होता है तो एक अब बांग्लादेश है या श्रीलंका है, इस एशियन ममालिक के अंदर अगर आप देखते हैं तो 4 बड़ी टीमें हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो अगर बांग्लादेश और श्रीलंका आपके साथ हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको वीटो बन जाए। तो ये एक अच्छे लीडर जो होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह लॉबी बनानी है, इंटरनेशनली लॉबी बनानी है। तो अब देखें ना, पूरी दुनिया ही इंडिया को सब बुरा भला ही कह रहे हैं ना। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखें, ऑस्ट्रेलियंस ने बोला, सर रिचर्ड ने बोला, बहुत से प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर्स ने बोला कि फेवरेटिज्म हुआ है, कि फेवरेटिज्म ये एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं और इजी हो रहे हैं, एक हफ्ते के बाद मैचेस हैं। तो अब उनको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अब जो किसी और वेन्यू के ऊपर खेलेंगे जब आपको जाके, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली तो किस चीज़ का आपको प्रॉब्लम है। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इसमें हार और जीत होगी। कोई 2 टीमें खेलेंगी, एक जीतेगी एक हारेगी। तो आपको किस चीज़ का, पाकिस्तान से क्या खौफ लगा रहता है आपको? हम तो क्रिकेट आपके साथ हमेशा खेलना चाह रहे थे। आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, आप ही उसके अंदर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस डालते हो। अब आईसीसी के अंदर लॉ ये कहता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो इंडिया का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसका पता है। फिर आईसीसी का अपना सरबराह क्या कर रहा है, वो भी तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गया इस दौरान। अब आप एक के ऊपर आप बयान देखें ना, उनके जो दिया है उन्होंने, किस पे कंट्रोवर्सी भी जो चली, अपने इंडियन आर्मी को उन्होंने सल्यूट किया और उसको उन्होंने ऑनर पेश किया। तो एज आईसीसी का जो चेयरमैन है, उसकी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है, वो दुनिया के उन तमाम ममालिक की नुमाइंदगी कर रहा है जो उससे एफिलेटेड है। तो ऐसे शख्स को कैसे किसी एक मुल्क की तरफ जा सकता है? वो उसको ये समझना चाहिए कि अब वो इंडियन हुकूमत के किसी कारिंदे का रिश्तेदार नहीं। 86 में पैदा हुए थे, देखिए, छोटे हैं, लीव है, नहीं 39 साल उम्र है उनकी। अच्छा, अभी मुझे लगता है मैच्योरिटी नहीं है। हम मुझे लगता है मैच्योर नहीं है। मैच्योर तो उनके प्रेसिडेंट भी नहीं है। मैच्योर नहीं, मैच्योर पढ़े लिखे लगते हैं, आपको वो पढ़े लिखे लगते हैं। रॉजर बेनी की बात नहीं जी, अब मैं जो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है, उसकी जो कंट्री है इंडिया, उस कंट्री का जो वजीर आजम है, क्या वो आपको पढ़ा लिखा लगता है? क्या वो कसाब आपको कहीं से लगता है? एजुकेशन में है, किसी स्कूल में कभी गया होगा? लगता है आपको? ईमानदारी से बता दें मुझे यार। मैं सियासी मामलात को, मुझे सियासी मामलात नहीं है। देखिए, सियासी मामला उनकी तरफ से आते हैं, ये आईसीसी लेकर आया। मैंने तो ये कहा कि जय शाह असल में उम्र में छोटे हैं, मुझे लगता है मेंटली भी वो छोटे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है उस्मान ख्वाजा, उन्होंने गजा के मामले पे एक स्टिकर अपने बैट पे लगाया। इसी आईसीसी ने, इसी चेयरमैन ने, इसी सरबराह ने एक्शन लिया। तो अब वो खुद कैसे पार्टी बन सकता है? वो असल में उसने अपने जाती अकाउंट से ये किया। तो उसने क्या किया था? वो बैट के उसको आईसीसी ने दिया था। नहीं, उसने बैट को उसको आईसीसी ने दिया था। यार भाई, देखिए, अमन गलत किया, अमन का जो मैसेज है वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से जा सकता है। मैं देखिए, आपके क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान पे पाबंदी लगाई थी, मतलब आजम खान पे पाबंदी से मुराद उसको वो वापस भी ले ली थी। हमारे वापस भी ले ली थी पिछले पीएसएल में, जब उसने फलस्तीन का झंडा लगाया था। तो हमारे बोर्ड ने इस क्राइसिस में वापस ने भी ऐसा स्टेप तो नहीं उठाया जैसा आईसीसी के चेयरमैन ने उठाया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आईसीसी का कानून ऐसा है कि अगर आप किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं तो आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जो मेंबर बोर्ड हैं, उनमें से किसी को शिकायत देनी पड़ेगी। नहीं, देखें, बिल्कुल देनी पड़ेगी, मैं एग्री करता हूं। कानून की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, आप हटके जब आप इस लेवल के ऊपर आईसीसी के प्रेसिडेंट, आईसीसी के सेक्रेटरी,
ACC में अगर आप चले जाते हैं कुछ भी, तो फिर आपको न्यूट्रल होकर चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ICC में देखें जितने भी ममालिक हैं वो सब उसके मेंबर्स हैं, तो आपको पूरी सबको लेकर चलना पड़ता है ना। ये थोड़ी है कि अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है तो आप सिर्फ फेवर इंडिया की बात करते रहे वहाँ पे बैठ के, तो ये ऐसे थोड़ी होता है। ये तो वो नॉन प्रोफेशनलिज्म जिसे कहना तो चाहिए। IPL के इफ्तिताई मैच तो- में भी पहुंच गए थे भाई। देखिए तो ना, अभी this is मोहसिन bad, नकवी ना। साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। अब उन्होंने इंडिया को भी साथ लेके चलना है, पाकिस्तान को भी बिल्कुल। लेके चलना है, अफगानिस्तान को भी लेके चलना है, UAE को भी लेके चलना है, श्रीलंका को भी लेके चलना है, बांग्लादेश को भी लेके चलना है। अब अगर वो एक पार्टी बनकर एक ही तरफ हो जाएंगे तो मुझे बताएं कौंसिल कैसे चलेगी? कौंसिल कैसे चलेगी? ये भाई मुझे भी लेके चलना है, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि ब्रेक लें, तो मुझे उनके साथ चलना है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाक भारत मामलात पे हमने बात की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही दिलेराना और बहुत ही मुदब्बराना रहा। तमामी मामलात में, क्रिकेट के मामलात हों, पॉलिटिकल मामलात हों, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा उनको डील किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। वहीं से शुरू हुआ था ये सिलसिला जहाँ से टूटा और बहुत शानदार अंदाज में ग्रुप स्टेज का खात्मा हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की और 252 रन बनाए, और क्या उन्होंने मतलब 251 रन बनाए, और कराची किंग्स के पास कोई जवाब नहीं था। कराची किंग्स असगर साहब टॉस जीत कर भी इस तरह से कर रही है कि वो पहले बैटिंग नहीं कर रही, जबकि उसको ये पता है कि ये मैच कितना अहम था। देखिए, बात ये थी कि इस्लामाबाद का मोरल बहुत डाउन था, और मुसलसल 4 मैच हारने के बाद इतने अच्छे अंदाज से उनके बॉलरों को कमबैक करना। शादाब भी आ गया ना, है ना, शादाब आ गया तो बॉलर क्या आ हो गया गया ना, बॉलर शादाब उनके आ गया तो पूरे क्या हो गया? शादाब को इतनी बड़ी चीज़ कोई कि शादाब आ गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। शादाब का कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि कराची किंग खुद सही नहीं खेला। हाँ, खुद अच्छा नहीं खेला, कोशिश बहुत की उन्होंने। ये 7 बेग की विकेट है। अब महमूद भाई, ये बॉल ज़रा नीचे रहा, मिसिंग बहुत की, मिसिंग बहुत की। देखिए, अगर हम शुरू से ही देखते हैं, अगर ये 3 मैचेस जो गुजरे, 2 पेशावर के और ये वाला कराची का, मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि पिच इतनी अच्छी नज़र आ रही है। अगर पिच रिपोर्ट भी अगर आप सुने ना, तो उसे बताया हार्ड रॉक पिच है। जब अच्छी कंडीशंस होती हैं, ना कोई मॉइस्चर हो, ग्राउंड कंडीशन ज़बरदस्त हो, तो आप पहले बारी करते हैं, ठीक है, आप कर्ज चढ़ा देते हैं किसी के ऊपर। सम टाइम होता है कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है भाई, आपके पास अगर चीज़ें ना हो तो आप नहीं उतार सकते। तो यही चीज़ें, जब कंडीशन आपके फेवर के अंदर है तो आप पहले फील्डिंग क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है आपका, बाबर आजम, पहला मैच हुआ जब 8 पे ही रह गए ना, उनके पास 2 चांस थे कि वो ऊपर आ सकते थे एक मैच जीत के, फिर उन्होंने फील्डिंग की, वहाँ पर चेज़ नहीं कर सके। आपको पता है पहले बैटिंग करने के बाद अगर 200 प्लस रन हो जाते हैं, 222-23 हो जाते हैं, तो सेकंड बैटिंग के अंदर चेज़ करने में मुश्किल हो जाती है, फिर आपको उसी पैटर्न के ऊपर खेलना पड़ता है। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए आपके पास कोई खौफ नहीं होता। आप सोचते हो मैं 180 कर लूँ, 180 की अच्छी बैटिंग होती है, आप 200 पे चले जाते हो, फिर 200 की तरह आप 225-30 पे चले जाते हो। टॉस पे तो फैसला सही है। आपका जो फैसले हैं टॉस जीत के, वो अच्छे नहीं थे। और जब आप एक वक्त में आप देख रहे हो कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं कर रहे हो? कल कराची किंग ने भी ये गलती की, इतनी अच्छी कंडीशन में आप टॉस जीतते हो, पहले फील्डिंग कर लेते हो, क्यों, वाई? फिर आप जो उन्होंने बैटिंग की है वो तो एक्सेप्शनल बैटिंग की है कल एलेक्स हेल्स ने और साहबजादा ने। उन्होंने कोई ऐसी स्लॉगिंग नहीं की है, उन्होंने जेन्युइन शॉट्स मारे हैं। अगर आप उनके शॉट्स देखें, उन्होंने सीधे मारे, पीछे बॉल लगी है तो उन्होंने मिड विकेट पे मारा मतलब आगे है। उन्होंने 360 पे खेला है, उन्होंने कोई आड़े दुगाड़े नहीं मारे, बहुत ही आला बैटिंग की है। लेकिन अगर आपकी ये बॉलिंग अगर देखें, आफरीदी, अब्बास आफरीदी, हसन अली, आमिर जमाल, आपकी ये बॉलिंग है जो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग है। और कल ऐसा लग रहा था कि इनसे जो बॉल करें, ये स्लोर वन करें तो छक्का खाएं, तेज़ करें तो छक्का खाएं, इनको समझ ही नहीं आ रहा था या कि बॉल कहाँ करनी चाहिए।
तो ये इतना बड़े बड़े इन्होंने ब्लंडर्स जिसे कहना चाहिए वो किए हैं कि आपकी कंडीशन अच्छी है और आप फील्डिंग करे चले जा रहे हैं। टॉस जीतकर फैसला समझ गलत से बाहर आ रहा है, साहबजादा लेकिन फरहान असगर ने तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया नहीं, ना। असगर ने तो ऐसे ही मुझे साहबजादा कहा। फरहान जो है वो तो आपको पता है कि पिछले हमारे 2 सीज़न से डोमेस्टिक T20 के अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और उनकी जो एवरेज है वो भी बहुत शानदार है। लेकिन सवाल ये था कि हसन अली उनका कमबैक होने का यहाँ पे मौका था। उनको मज़ीद अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, मज़ीद 1-2 विकेट लेनी चाहिए थी, अपने फ्यूचर को देखना चाहिए था। लेकिन जो बात महमूद भाई कह रहे हैं कि इतना लूज बॉल, तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची किंग खेले ही नहीं। वो उस मूड में ही नहीं था कि वो इसको मैच को आखिरी बॉल तक जो है जाए और कुछ सनसनीखेज़ी इसमें आए। वन साइडेड वो हारा है, अपनी गलतियों को उनको देखना होगा, वरना आगे जो उनके पास इतना मौका नहीं होगा। प्ले ऑफ में अब जो मैचेस होंगे, आपको पता है कि यहाँ इतना मौका सोचने समझने का नहीं होता। गो के पहले हारने वाले को एक चांस मिलता है, लेकिन अगर ये सूरत हाल रहेगी तो किंग कहाँ होगा? किंग कहाँ है? तो बाबर आजम किंग की बात कर रहे हो या कराची किंग की? नहीं, मैं तो वो वाला किंग कहाँ है? देखिए, किंग तो बाबर आजम वाला को, तो खत्म ही हो गया ना। बाबर आजम को किंग मैंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, उससे भी उसके इस बात को- फॉलोवर्स कहते हैं किंग। और लेकिन बाबर आजम के साथ देखें, ये बात तो क्लियर है कि उसके फैन फॉलोवर्स हैं। ये बात भी क्लियर है कि इस PSL में उसने कम बैक करने की पूरी कोशिश की। शुरू में नाकाम रहे 3 मैचों में, उसके बाद आस्ते आस्ते वो रिदम में आते गए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ वो 94 रन पर रन आउट होने पे हुआ। देखिए, मैच वो जीत सकते थे और नो डाउट के एवरेज ज़्यादा था। लेकिन वो अगर रन आउट ना लेते तो कोई फ़र्क नहीं, रन नहीं लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आगे फिनिश होने तक जा सकते थे। फिर जो आखिरी मैच वो हारे हैं और जिसमें वो मेरे ख्याल 2 या 3 रन पे आउट हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाबर को अपनी जो इस्लाहात है ना उसमें बेहतरी लानी पड़ेगी अगर उन्हें कम बैक करना है, T20 में वापस आना है। क्योंकि जो आवाज़ें आ रही हैं उनके T20 फॉर्मेट के चलो, T20 पर तो हम बात मुखालफिन करेंगे। की तादाद बढ़ मैं रही है। छोटी सी नहीं, बात आप कर ये मैं इस पे आगे इस तरह बढ़ाता हूँ कि अगर आप देखें, आपने अगर 150 रन करने, 13 छोटा मैच हो गया, 11 रन की एवरेज जो होती है ना छोटे मैच में कोई बड़ी नहीं होती फिर, क्योंकि जितना बड़ा मैच होता है ना और जितनी बड़ी एवरेज हो जाती है तो वहाँ मुश्किल आती है आपको। लेकिन जब मैच छोटा हो जाए ना तो वहाँ बड़ी गलती की कि आपने फिर फील्डिंग कर ली। दूसरा, 150 रन आपको करने थे, कितनी की एवरेज बन रही थी आपकी? 11 रन की एवरेज बन रही थी। लेकिन जो आपका बैटिंग करने का स्टाइल था, इवन साइम था, फिर हारिस था या खुद थे, इतनी जल्दबाजी क्यों थी यार? मतलब किस पे अटैक करना है, किस पे नहीं करना? भाई आप क्रीज पे रहेंगे तो 11 रन की एवरेज को मेंटेन कर सकेंगे ना। हारिस आउट हो गए, साइम आउट हो गए, बाबर आउट हो गए, तो टीम वहीं पे खत्म हो हालांकि गई। एवरेज टीम उन्होंने वहीं खत्म हो गई ना। एवरेज उन्होंने ले ले लिया था, लेकिन विकेटें गिरती चली चले, वो तो जाएंगी। खत्म हो गई ना कहानी। यही तो लेकिन गेम अवेयरनेस है, और क्या है? थिंक टैंक, उसमें अकरम, मुश्ताक, इंजमामुल हक, इतने बड़े नाम हैं, वो नहीं बता रहे थे कि भाई टॉस जीता है तो पहले फैसला वो करो जो फ़ायदा हो टीम को। देखिए, जहाँ तक टॉस जीतकर विकेट को रीड करने की बात है, तो जहाँ तक मेरी मालूमात है, दौरे हाजिर में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कप्तान नहीं जो विकेट को रीड कर सके, ख्वाह उसमें इंजमाम हो या कोई और हो। थोड़ी बहुत उसमें सलाहियत थी तो सरफराज में थी, माजी में चले जाएँ तो खान साहब के पास सलाहियत थी, जावेद मियाँदाद के पास थी, और सबसे ज़्यादा हनीफ मोहम्मद के पास थी। ठीक है, तो ये एक आर्ट है विकेट को रीड करना भी। ये जो फैसले गलत होते हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि कप्तान तजर्बेकार नहीं होते, उन्हें विकेट का मालूम नहीं होता और वो अपने हिसाब से जो इधर उधर से सुन ली उस पर वो फैसले कर लेते हैं, और यही रिजल्ट सामने आ रहा है हमारे पास। हमें चाहिए कि कप्तान लॉन्ग टाइम बनाए, जिसको तमाम चीज़ों का तजर्बा हासिल हो। ये जो हम हर दूसरे दिन नया कप्तान लाते हैं ना यार, इससे प्लीज़। ये तो जल्मी की बात हो रही है। नहीं, मैं ज़ल्मी की नहीं, मैं ज़ल्मी ही के साथ तमाम बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो कप्तान आ रहा है, मैनेजमेंट जगह जो कप्तान आ रहा है वो हमारे इसी स्ट्रक्चर से तो आ रहा है, कोई अलग से तो नहीं आ रहा ना। कप्तान लॉन्ग टाइम रखे ना, उसको समझाएं, उसकी भी तो कोर्स कराएं, उसको भी तो बताएं कि भाई ये विकेट है, इसको कैसे देखना है, यहाँ ये मौसम है, इसके अंदर इतना टेम्परेचर होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वेदर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। कोल्ड वेदर है तो किस तरह पिच का बिहेवियर होगा, उसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा। फिर क्यूरेटर से पूछा जाता है कि आपने पानी किस वक्त दिया था, इस पर कितनी देर आपने रोल किया है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखें। लेकिन उसके अलावा आपके प्रेडिक्शन जो हो रही होती है, पिच रिपोर्ट चल रही होती हैं, इतने लोग होते हैं, क्रिएटर आपके पास है, आप उससे बात तो करें, उससे पूछे तो। अगर आपने पूछना है, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मैं ही अकले कुल हूँ और जो मेरे फैसले हैं वो सही हैं, तो उसका फिर रिजल्ट इसी तरह। राशिद लतीफ़ को आप सब जानते हैं, असगर साहब जानते हैं, और वो कराची में एकेडमीज़ का उन्होंने
बनाने का सिलसिला शुरू किया। अभी हाल ही में एक एकेडमी उन्होंने बनाई है, तो पिच जैसे बनी वो सब मैंने देखी। तो राशिद साहब का ये कहना है कि पिच रीड वो कर सकता है जो क्यूरेटर को जानता हो, जिसने पिच बनते हुए देखी हो। पिच के अंदर इतनी लेयर्स होती हैं। तो हनीफ मोहम्मद साहब की बात की ना, तो कल शोएब मोहम्मद साहब थे, उन्होंने कहा हनीफ साहब स्टंप निकाल के वो देखते थे कि कितनी गीली है पिच, कहाँ तक कितनी लेयर गीली हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाते थे। वो कभी पिच को हाथ नहीं लगाया, कभी चाबी नहीं लगाई, कभी ऐसे ठोक के नहीं देखा। तो पिच का ये अंदाज़ है। लेकिन जो अजानता है पिच बनना, मौसम की आपने बात की, मौसम इज़ वेरी मौसम बहुत ज़्यादा बहुत ही। अब ये कैसा वेदर था पिंडी के अंदर? गर्म वेदर है ना, तो जल्दी पिच सूखेगा ना, मॉइस्चर जल्दी निकलेगा ना उसके अंदर से, या उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा। आप पहले फील्डिंग क्यों करते हो? आप पिच का फ़ायदा उठाने के लिए करते हो ना, कि भाई थोड़ा सा मॉइस्चर है, गेंद हल्का हल्का स्विंग या सीम होगा, हम ऊपर से 2-3 खिलाड़ी आउट कर जाएंगे, यही एक एडवांटेज लेते हो ना। लेकिन जब कंडीशन आउटस्टैंडिंग कंडीशन हो, बॉल अच्छा बल्ले के ऊपर, आप देख रहे हैं मुसलसल कि पिछले 2 मैचों में बहुत अच्छा बैट पे आ रहा है, और स्पेशली जब पहले बैटिंग कर रहे हैं आप, तो आप उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे। चलें उससे भी ठीक तो है, अंदाज़ा गलती की लगाए ना। बाबर ने की, लेकिन बाबर और रिजवान दोनों का नाम, ये माइक हेसन की ज़मानी, मतलब माइक हेसन को मैंने उनको अखबार में मैंने पढ़ा कि माइक हेसन चाहते हैं कि T20 का ये दोनों हिस्सा रहें। यार असद भाई, बात यह है कि कोच की ख्वाहिश अपनी जगह है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो उसमें इस PSL के परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले की नहीं। अगर इस PSL की बुनियाद पर कमबैक हुआ जाए तो बाबर को एक एज मिल सकता है, वो कमबैक कर सकता है। लेकिन रिजवान के लिए तो माजरत, रिजवान ने भी रन तो किए, नहीं रन तो किए हैं, पाँच में लेकिन रिजवान का मोरल बहुत डाउन है। आप मैचेस में उसकी बॉडी लैंग्वेज ही देख लेते कि वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान को मज़ीद आराम कराएं अभी, और अगर माइक कोच की डिमांड है तो आजम को लेना चाहते हैं तो वो ले ले उसको। बाबर आजम को लेना चाहते हैं तो ले ले। विकेट कीपर कौन होगा? विकेट अगर रिजवान नहीं तो हारिस की फॉर्म भी देख लें यार, बैटिंग फॉर्म तो हारिस देखें देखें आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने टीम बनानी है या आपने उन्हीं प्लेयर्स के साथ रखना, और आपने वर्ल्ड कप पहले T20 आप को टारगेट ये करना है। डिसाइड कर लें। आप एक पेज पे आ जाए कि हमने इन बच्चों के साथ, हम ये टीम है हमारी, हम इनके साथ हम चलेंगे और हम वर्ल्ड कप तक इसी तरह आप जाएंगे। अगर आपको चाबी दे दी जाए तो आपका मेरे ख्याल से दोनों की जगह नहीं बनती, और आप नई टीम के साथ जाएंगे, आप 11 बनाएं। मैं देखें ना, आपके पास 3 तो ओपनर्स आ गए इस वक्त ना, आपके पास साहबजादा आ गया, आपके पास फ़खर है, आपके पास साइम है, ठीक है। आप अगर नीचे मिडिल ऑर्डर में आ जाए, मैं हसन नवाज़ को इसलिए कहूँगा नीचे इसको खिलाएं कि अगर PSL की उसकी बारियां देखें तो वो पुराने बॉल से ज़्यादा इफेक्टिव नजर आया हो गया, और बस छठे पे आके खेल रहा है। फिर आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन हारिस आ गया, फिर आपके पास न्याजी है जो 5-6 पे, फिर आपके पास खुशदिल शाह है, ये आपकी बैटिंग फ़हीम अशरफ है आपके पास, तो आप हसन अली, शाहीन अफरीदी, ये तो मतलब ये ऐसे ही बना रहे हैं। हाँ, ये तो आप जो 14-15 अनाउंस करेंगे इसमें ये आते हैं सारे। अब आपने 11 की कॉम्बिनेशन बनानी है कि आपने 5 बैट्समैनों से जाना है या एक ऑलराउंडर के साथ जाना है, और आपके पास कितने बॉलर होने चाहिए। अगर आप 4 बॉलर के साथ जाते हैं तो 5वें के लिए आपके पास 2 ऐसे बॉलर होने चाहिए जो शेयर भी कर सकें, कल को किसी को पिटाई हो जाती है तो कौन करेगा वो। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी तक सिलेक्शन कमेटी का पता नहीं है कि कब इसका ऐलान करेंगी। कम से कम 2 बॉलिंग ऑलराउंडर तो होने चाहिए। शाहीन अफरीदी की जगह बनती है T20 में परफॉर्मेंस देखे जाए शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ दोनों की मेरे हिसाब से तो नहीं बनती, आराम कराएं। और हारिस रऊफ को तो मैं खास से कहता हूँ, हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ अपने, कि हारिस रऊफ को तो मुकम्मल आराम कराना चाहिए। वो बच्चा अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, उसका वेट भी बढ़ रहा है, तो उसको बोलें कि ज़रा घर जाए, आराम करे, और उसको डोमेस्टिक का दरवाज़ा दिखाएं कि जहाँ भाई ये डोमेस्टिक भी क्रिकेट है और यहीं से सब निकल कर आते हैं, तो भी आप भी जाएँ डोमेस्टिक में खेलें, 1-2 और मैच परफॉर्म करें। 1-2 मैच एहसान किया है, चोर दरवाजे से आने वाले एहसान करते हैं ना हम पर। तो हारिस रऊफ तो कभी भी जो है डोमेस्टिक के प्लेयर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा डोमेस्टिक को डिग्रेड ही किया है। ऊपर से वो कहते हैं कि जी मैं इतना मसरूफ होता हूँ, उधर होता हूँ, मैं कैसे आके खेलूँ, कैसे मैनेज करूँ। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, बाबर आजम होने चाहिए, रिजवान नहीं। हमारे पास बैटिंग प्लेयर में अगर हम देखें ना, तो अगर बाबर अपनी फॉर्म को बेहतर कर लेते हैं तो हम बाबर को अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है, हम बाबर को अफोर्ड कर सकते हैं। खिलाएंगे किस नंबर पे? ठीक है ना, बाबर को 1 डाउन में 4थे पे। क्यों ये जो आपके जो कर रहे हैं भाई, आगा सलमान भी, महमूद भाई, वो कैप्टन, देखें आपके पास, देखिए फखर है, देखिए वही बात आ जाती है ना कि हम कंपनसेट कर रहे होते हैं किसी को अंदर लाने के लिए, इससे टीम खराब होती है। अगर जगह नहीं बन रही है मेरे ख्याल से तो ठीक है, नहीं बन रही जगह, अगर उसकी बनती है तो ठीक है वो बने।
फ़खर ज़मान इस वक्त देखें, फ़खर ज़मान और साहबजादा की जिस तरह की फॉर्म लगी है ना, तो मैं समझता हूँ कि पहले उनको खेलना चाहिए। ठीक है, आपके पास आप 3 ओपनर्स के साथ रखें, हारिस भी आपके ओपन कर लेते हैं, फिर आपके मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं, फिर आपके पास क्या ना आगा सलमान आ गया, आपके पास खुशदिल आ गया, तो फिर अगर आप टीम तो 5वें 6ठे नंबर पे तो आप बाबर को नहीं खिलाएंगे ना। अभी मैं पढ़ रहा था नहीं खिलाएंगे। इंडिया में सरफराज खान जो उनका बैट्समैन है, उसने 10 किलो वजन कम किया। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में ये तर्ज क्यों? यहाँ तो लड़कों को हम टीम में रख लेते हैं कि एक टारगेट दिया हुआ है, इसको वजन कम करेगा। बच्चा है वो भी, उसका क्या नाम लूं, आजकल नहीं खेल रहा वो, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बिठा दिया उसको। तो उसको परफॉर्मेंस नहीं थी ना, परफॉर्मेंस नहीं थी ना। इतना और फिर जब हम non-serious जंक फूड क्यों नहीं है? छोड़ेंगे, निहारी नहीं छोड़ेंगे, चावल नहीं छोड़ेंगे, तो हम अपना वजन कैसे कम करेंगे? तो अलमिया ये भी तो है ना। और फिर हमारे बड़े भी सपोर्ट कर रहे होते हैं उसके जंक फूड को। तो जहाँ तक मेरी इत्तला है, खैर बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन बहरहाल वज़न का कम होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट के लिए भी और हर खेल के लिए भी। और एज ए एथलीट वो जो कोर्स होता है फूड का, उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, कोड ज़रूर फॉलो करें, चाहे वो डिसिप्लिन के हवाले से हो, चाहे वो फूड के हवाले से हो, ये सबको करना है। मैंने नाम नहीं लिया, ना अजहर ने नाम लिया, ना महमूद साहब ने नाम लिया, क्योंकि किसी का नाम लेना मकसद नहीं था। ये जज यूनिवर्सल, ये जनरल बात हमने की थी। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बहुत सारी बातें हमने कर ली। हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था बांग्लादेश का टूर ऑफ पाकिस्तान से, तो उसके हवाले से अपडेट हम कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक ज़रिए से लें, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात हो जाए जी माइक हेसन के अलावा जो लोगों के नाम चल रहे हैं, वो मिसबाह उल हक का नाम है टेस्ट टीम के हेड कोच के लिए। पहले तो उस पर इज़हार ख्याल हो जाए, फिर सिलेक्टर का भी है। देखें अभी तो ये चीज़ें चल रही हैं, अभी कोई कंफर्म चीज़ नहीं है कि मिसबाह उल हक आएंगे या कोई आएगा। अब देखें, अगर पहले भी चले जाएं तो हमने बहुत जल्दी की थी बहुत सारी, कि मिसबाह ने जैसी क्रिकेट छोड़ी उसको हेड कोच बनाया, उसको सेलेक्टर भी बना दिया, हर सारी जिम्मेदारी हमने उसको दे दी थी ना। अब उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, हम यही कहते हैं कि एक्सपीरियंस लो। SNGPL की कोचिंग ठीक है ना, हाँ वही कह रहा हूँ ना। अब एक्सपीरियंस ले लिया ना, अब SNGPL की आपने कोचिंग कर दी, आप चैम्पियंस में भी हेड कोच थे, आप मुख्तलिफ लीग्स के अंदर भी अगर आप हेड कोच जा रहे हैं, तो अब आपका एक्सपीरियंस हो गया, अब आपको पता भी चल गया, फिर आपने कोर्सेज भी सारे आपने कर लिए। तो अब एक शायद मेरे ख्याल से डिफरेंट जो है मिसबाह नज़र आएंगे आपको उसमें। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और आप एकदम क्रिकेट छोड़ के कोचिंग साइड पे आते ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप उसी मोड के अंदर होते हैं कि आप खेल रहे हैं लेकिन आप खेल नहीं रहे होते। तो ये बहुत डिफरेंट होता है। और जब भी कहते हैं कि कम से कम 3 साल, आप अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर जब वो रिटायरमेंट होती है उसके कम से कम 3-4 साल के बाद किसके डिफरेंट ओहदों के ऊपर लेकर आते हैं, उससे पहले नहीं लेकर आते कि आप अभी रिटायर हुए अभी चाहते हैं। अब तो 3 साल हो गए ना उसको। तो मैं कहता हूँ ना, तो एक्सपीरियंस ले लिया ना। अब आप तो चाहते हैं कि हो जाए। देखें बेस्ट अगर चॉइस बनती है तो मेरे ख्याल से मिसबाह वो नहीं है। चलो मिसबाह पे आपकी क्या राय है एज को हेड कोच रेड बॉल? देखिए मिसबाह पहले जब आए थे तो मैं इनसे बिल्कुल एग्री करूंगा महमूद भाई से कि उनको कोचिंग का कोई तजर्बा नहीं था और हमने उनको लाकर एज ए कोच दे दिया। और सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो ये था कि हम असर खिलाड़ियों के दरमियान वो कोच बन गए। कल तक उनके साथ खेलते थे, अब उनको कोचिंग करने लगे, तो वहाँ पे बहुत सारे मामला ख़राब हुए। टीम में इंतशार भी आया, टीम में कुछ मामला ऐसे भी आए जिससे उमर अकमल और अहमद शहजाद को 1 साल की बैक परफॉर्मेंस पर आप श्रीलंका के अगेंस्ट लेकर आ गए थे। और वहीं पे ही जो है एक चीज़ जो सामने आई थी, जो कि आप एक नाम नहीं ले रहे हैं, मिसबाह के साथ सरफराज का नाम। सरफराज का तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। चलो सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर के लिए सरफराज अहमद का नाम। देखिए मिसबाह के साथ सरफराज का नाम भी चल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो हमारा अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे ऑब्जर्वेशन गलत हो, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि मिसबाह को अगर लेना है तो सरफराज को ना लें सेटअप में, और अगर सरफराज को ले रहे हैं तो मिसबाह को ना लें। उसकी बुनियादी वजह है मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद
दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मैं जिस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, सीरीज़ को मैंने खुद जाके लाहौर कवर किया था, मैंने सारे मैचेस देखे थे। श्रीलंका की बी टीम थी, वो कोई सी टीम कह रहा था। आपने उमर को, अकमल को और अहमद शहजाद को कमबैक कराया था और आज तक नहीं बताया किस बेस पे कराया था। उन्हीं दोनों ने उस सीरीज़ में जो है तमाम बैटिंग लाइन का सत्यानाश किया था। और फिर सरफराज उस सीरीज़ के टॉप स्कोरर भी थे, लेकिन उनको जो है इस बिना पे इसी मिसबा ने कैप्टनसी से फारिग किया कि जनाब आप जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है आपके विकेट से आगे। ग्लव्स पे तो है, लेकिन बैटिंग ग्लव्स पे नहीं है, कीपिंग ग्लव्स पे है। और वहाँ से ये मामला ख़राब होना शुरू हुए। वो सारा एक प्री प्लान था, और वो प्लान चल रहा था वकार यूनुस के ही दौर से कि सरफराज को हजम नहीं हो रहा था इनको। और फिर वो आगे जाने के बाद वो चीज़ें और ख़राब होती चली गई। तो मैं समझता हूँ दोनों का हम जहनी हमआंगी का मसला है, दोनों में प्रॉब्लम है। अगर आप किसी एक को लेना ले, मिसबा से कोई हमें वो नहीं है। मिसबा एक सीनियर प्लेयर है और उसके एज ए कैप्टन भी कामयाब कैप्टन रहे हैं, पाकिस्तान टीम को टेस्ट चैंपियन भी उन्होंने बनवाया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान टीम की अच्छे कारकर्दगी के लिए और अच्छे मतलब सरफराज माइनस ये सेटअप को ठीक समझते हैं। सरफराज अहमद के एक्सपीरियंस की कमी है, शायद दूसरी बात करें। देखिए मैंने एक बात की है, मैं अभी भी उसी बात के ऊपर कायम हूँ कि जब आप क्रिकेट छोड़े हैं, आपको कम से कम 3 साल आप पहले देखें। ये तो होता ही है ना, वकार फिर आपको लेकर आए ना। फिर तो सरफराज नहीं महमूद भाई, फिर तो सरफराज ने क्रिकेट अभी तो छोड़ी ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सुनने वाला या बात समझने वाला 2 मिनट में बात समझ जाएगा कि अभी नहीं बनती, एज ए चीफ सेलेक्टर बनती नहीं है, क्योंकि अभी तो क्रिकेट खेल ही रहा था ना सरफराज। तो ये एकदम ही आके एज ए चीफ सेलेक्टर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने ये पहले भी ये बात की कि मिसबा को पहले लेकर आ गए थे, गलती की थी। अब आ रहा है मिसबा, एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, उसने काफ़ी जगह पे कोचिंग कर ली है, उसको आइडिया हो गया है कि कोचिंग क्या है और खेलना उस वक्त क्या था। तो अब बनेगा तो एक डिफरेंट मिसबा नज़र आएगा आपको। हम यही तो गलतियाँ करते हैं, यही हो जाती हैं गलतियाँ। हम बहुत जल्दी फैसले कर जाते हैं किसी को। मैं ये हमेशा बात करता हूँ, कहीं भी कोई कंपनसेशन नहीं होनी चाहिए। अगर टीम में किसी प्लेयर की जगह बन रही है तो टीम में आए, ये नहीं कि किसी के वजह ये यार इसको खिला लेते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और किसी की ख्वाहिशात के ऊपर टीमें नहीं बनती भाई, जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना उस पर टीमें बनती हैं, सिंपल। कभी ऐसा हुआ है कि रिक्वायरमेंट टीम बनती है, बननी चाहिए ना। कभी कोई सब लोग मुतमईन कब हुए हैं किसी टीम से? अब देखिए बात यही कि अगर बनाई है, मैं बता दूं, या जब आप एक मेज पे बैठते हैं ना, सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन और कोच, या आप खुद कन्विंस हो जाएं किसी बात पे, या आप उनको कन्विंस करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी प्लेयर के ऊपर कोई बात शुरू हो गई है और वो कोई दूसरा चाह रहा है कि इस प्लेयर को होना चाहिए, आप चाहते हैं इस प्लेयर को होना चाहिए, आपके पास इतने ठोस शवाहिद होने चाहिए कि आप जो है उनको कन्विंस कर लें, या उनके पास इतने ठोस शवाहिद होने चाहिए कि वो आपको। लेकिन महमूद भाई मसला तो ये है ना कि हमारे यहाँ तो टीमें जो है ख्वाहिशात पे बनती हैं, और टीम ऐलान होने के बाद भी उसमें चेंजिंग हो जाती है। माजी में भी होता रहा, अब भी होता रहा है। आपको असगर 2015 वर्ल्ड कप में अभी हम यूनुस खान की एंट्री हुई थी लेट। सर मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अभी आप इस वर्ल्ड कप में इमाद वसीम और आमिर की एंट्री हुई। अरे भाई आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो मेरिट सिस्टम अपनाएं, लाना पड़ेगा। देखिए इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में आपका 9वां नंबर है भाई। जी हाँ, ये सब आखिरी नंबर पे है भाई। मतलब बहुत ही ये हम कहाँ चले गए? अपनी क्रिकेट को हम ठीक करें यार, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम टेस्ट क्रिकेट में बहुत पीछे जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में पीछे जा रहे हैं। जिम्बाब्वे 11 टेस्ट खेल रहा है साल में, इस साल सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे। हम 5 खेल रहे हैं यार, ये क्या मजाक यही है ना कि एक तो जो आईसीसी से लॉबिंग हमारी अच्छी नहीं है। अगर हम जो टूर बनाते हैं, ये सारे सीरीज तरतीब देते हैं 4-5 साल के, हम उनके साथ शायद वो मामला नहीं कर पा रहे जो दूसरे बोर्ड कर रहे हैं उनसे क्लोज होके हम। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हम खुद भी टेस्ट क्रिकेट को वो तवज्जो नहीं दे रहे। और फिर हमने जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाल किया, और कई साल तक डोमेस्टिक मैचेस भी नहीं होते रहे, 3 रोज़ा 4 रोज़ा मैचेस का हमने अपना स्ट्रक्चर देख लें, उसका लेवल देख लें, तो मेरा ख्याल है कि देखें हमें टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट है, उस क्रिकेट को मजबूत करेंगे तो उसी से बंदा निकल के जो है प्लेयर हमारा निकल के वो शॉर्ट फॉर्मेट में भी आएगा, वो ओडीआई में भी आएगा, और वही फिर लॉन्ग टर्म सर्फ भी करेगा। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आपको जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मजबूत करती है, आपके जो टेक्निकली खामियां हैं उसको दूर करती है। टेस्ट मैच कम है, बहुत कम है। जिम्बाब्वे जैसा मुल्क
मतलब एक टेस्ट मैच होस्ट करने में खर्चा होता है, 6 टेस्ट मैचेस जिम्बाब्वे अपने घर में करेगा। मतलब देखिए मैं हमेशा आपसे ये बोलता हूँ कि इंटरनेट जो 4 डे 5 डे क्रिकेट है वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले को important है। थोड़ी देर के लिए उठा के रखते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था। आई हैव बीन इफ्तिखार साहब हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम बांग्लादेश। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मीडिया कमेटी ऑफ BCB। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, हाउ आर यू? अस्सलामुअलैकुम भाई, आसिफ भाई कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ जी, बड़ी अच्छा लगा। आप उर्दू बड़ी मीठी बोलते हैं हमेशा। आप ये बता दें उर्दू में ही हमारे सुनने वालों को कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो आज मीटिंग हुई है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और फारूक साहब जो प्रेसिडेंट हैं BCB के, तो क्या तय पाया उसमें? डेट्स वेट्स फाइनल हुई 3 T20 मैचेस की? भाई मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल विद मिक्स करके आई कैन टेल क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड offered us to go or change the travel date to from 27 the match would start, Okay. which was earlier 25th. So and so as soon as this they requested, we had forwarded to our government for green signal. You understand that in these circumstances we need to get for any travel, any cricket tour, or we need to get clearance from the government. So the government has given a green signal, and last 2 days, all our players के साथ बात करा regarding their year. So they have also agreed, but because Eid is coming, the Eid here is on 5th. And after that, the team is supposed to travel to Sri Lanka. So that is why we requested, there was 5-match series. Okay. So Bangladesh Cricket Board requested to shorten it, and we promised that we would come again for two more matches. Okay. So right now, what we have requested to play up 3 matches up to 31st. And then the team will come back and do attend Eid with their family and then fly to Sri Lanka. So this we are waiting now for this confirmation from PCB, Pakistan Cricket Board. What you have said, Iftikhar, I heard you saying that you would come back after playing 3 T20 matches afterwards. Yeah, in future. But क्या हुआ, ये तो 5 मैच का सीरीज था. It was a 5-match series. So right now we want to play 3 matches, and later date when Pakistan Cricket Board again invites us, the remaining 2 match, we said that we can come back later. Okay. Right now it is difficult to accommodate all 5 matches because of the Eid and subsequent tour to Sri Lanka. Wonderful. So we are looking forward to hosting you very soon for the 3 games, and inshallah we'll see you soon. And thank you very much for updating us. Iftikhar, thank you very much. No, thank you, welcome. असगर भाई, इफ्तिखार साहब से आपकी भी बात होती है, लेकिन सुबह इनसे जो बात हुई थी, इन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि वो जो 2 मैच हैं वो बचा के रखे हुए हैं। यानी तो अच्छी बात है कि वापस आएंगे। देखिए बचा के रखे हुए हैं, मुझे पता नहीं फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन जो मैच कम हुए हैं वो PSL के शेड्यूल को डिस्टर्ब होने पे हुए हैं, वरना ये 5 मैच कंटिन्यू होते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि 2 और अगर मैच ये मज़ीद होते होंगे। हैं और 2 मैच मजीद होते हैं तो चाहिए हमारा फायदा। अच्छी बात है यार। जी, जी, और बांग्लादेश ने जिस तरह से उन्होंने उर्दू में बात कमिट किया ना, मतलब नहीं कमिट तो किया। देखिए यही बात बिल्कुल असगर की ठीक है ना। ये PSL डेफिनेटली जो मसले आए, PSL आपकी 25 तक चली गई है, जिसकी वजह से ये थोड़े से, वरना 25 को तो उन्होंने वो यहाँ पर होते मेरे ख्याल से 27 और 29 और 31 मैच से आराम से जो है ईद पे वो वापस चले जाते कह दिया इसी वजह से ना 31 को हम निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन असगर मैंने कहा था ना इससे पहले ही है, 10,000 दफ़ा आपकी बांग्लादेश बात हुई है यार। मुझे याद है बांग्लादेश का एक खिलाड़ी भी यहाँ पर आया था PSL के दौरान, उसने भी उर्दू में बात नहीं की थी। ये बांग्लादेश की तरफ से उर्दू में इतना अच्छी बात करना, ये किस तरफ इशारा करता है ये बताओ। मेरा तो
मैं तो जज्बाती हो गया हूँ। देखिए बात यह है कि ये तो हमारी और बांग्लादेश के दरमियान जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, ये तो उसका असर है। और मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी कदर करनी चाहिए कि अमूमन मैंने देखा है कि दूसरे ममालिक के लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं और उसके लिए वो ट्रांसलेटर रख लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने जो स्टेप उठाया है, उर्दू में वो बात कर रहे हैं, तो यकीनन जाने कि मैं भी यहाँ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यार यकीन और मुझे थैंक्स इफ्तिखार साहब का कि उन्होंने उर्दू में बात अभी की। फ़ोन कीजिएगा इफ्तिखार साहब को यार, मैं बिल्कुल। और ये थैंक यू उनको करना है। ये बात यही बात पर रखें। बिल्कुल देखिए हमारी कौमी जबान को उन्होंने भी मतलब उन्होंने क्योंकि ओन तो किया, मैंने पहचाना तो। क्रिकेट खेली है, बड़ी क्रिकेट बांग्लादेश के अंदर, और ढाका मोहम्मदन, हाँ बड़ा ढाका से मशहूर क्लब। मैं खेला, GMCC में खेला, तो वहाँ पर हम प्लेयर्स उर्दू में ही हमसे बात करते थे और इजी गोइंग रहते थे। कोई मसला कभी भी ऐसा नहीं है बांग्लादेश के साथ रहा। हम तो बहुत वक्त में ऐसा है कि गए, मैच खेल के वापस आए, फिर यहाँ मैच खेल के दैन वापस चले जाते थे। तो बड़े अच्छे जिसे कहना चाहिए हमारे मरासिम रहे। और पाकिस्तान के बहुत प्लेयर्स वहाँ खेलते थे। अवामी जो रद्द अमल है बांग्लादेश में, मेरी भी ऑलमोस्ट बात होती रहती है वहाँ, तो वहाँ ये कहा गया कि 90 to 95% अवाम पाकिस्तान के साथ है। और क्यों ना हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इतना अच्छा, पाकिस्तान का रख रखाव इतना अच्छा। पाकिस्तान अब आएगी बांग्लादेश की टीम, ये तो तय हो गया, और 31 तक 3 T20 खेल कर वापस जाएगी। उसके बाद फिर 2 मैचेस खेल कर आएगी। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, जिसमें PSL के मैचेस भी थे, बाबर आजम, रिजवान और माइक हेसन, मिसबा का आना या सरफराज का आना, ये सारे मामला हमने डिस्कस किए। यकीनन आपने पसंद किया होगा, अपने आरा से हमें आगाह कीजिएगा। महमूद आमिर साहब आपका शुक्रिया, अज़हर अज़ीम साहब आपकी आमद का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।